नमस्कार। हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज स्टूडियो में हमारे अतिथि हैं मेजर मोहम्मद अली शाह। मेजर शब्द से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, साथ ही आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप एक अभिनेता हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर आप रहे हैं। अली शाह जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, बहुत बहुत। एक तो डिफेंस पर्सनालिटी आप हैं और ऊपर से फिल्म से जुड़े हैं, रंगमंच से आप जुड़े हैं, तो बेहद रोचक बातें ये होने वाली है। हम शुरुआत से ही करते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, बचपन से मेरे दो आदर्श रहे हैं जिंदगी के। मेरे फादर एक सोल्जर थे, वो डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से रिटायर हुए थे। और मेरे चाचा जी जो कि फिल्म जगत से आते हैं, थिएटर से आते हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब जी। तो दोनों को की जिंदगी की मैं करीब से देख चुका था और दोनों की जिंदगियां मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी जी। दोनों मेरे आदर्श थे। तो बचपन से मेरे को एक्टर बनना था, इसलिए नहीं कि क्योंकि मेरे को ग्लैमर पसंद आया, क्योंकि मेरे को क्राफ्ट पसंद आई जी। और तो मेरे को फौजी भी बना था। तो कहते हैं कि आपको हर चीज नहीं मिल सकती जी। आप या तो ये करिए या तो ये करिए, मगर मैं साबित कर दिया। मैंने वर्दी भी डाली, मैं फौज में भी सर्विस करी मैंने अपनी, और मैंने अपने आप को बड़े पर्दे पे भी देखा जी। थिएटर पे भी देखा। नसीर साहब जो मेरे उस्ताद हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे टीचर हैं, मेरे मेंटोर हैं, उनके साथ मैं थिएटर वर्कशॉप्स कर चुका हूँ, स्टेज शेयर कर चुका हूँ जी। और उनके साथ मैंने फिल्म का स्क्रीन द टैशकिन फाइल्स में उनके साथ और मिथुन चक्रवर्ती के साथ स्क्रीन भी शेयर कर चुका हूँ जी। तो मेरा 12वीं के बाद मेरा दाखिला नहीं हुआ था एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो मैंने अपनी कॉलेज करी फर्ग्यूसन कॉलेज पूना से, और कॉलेज के दौरान मैंने एनसीसी भी करी। और क्योंकि पूना में एफटीआई है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनके साथ मैंने वर्कशॉप्स करी। बल्कि सईद मिर्जा एक बार फिल्म बना रहे थे पूना में 1998 में, और मैं सेट पे गया उनके पास। मैं सर एक रोल चाहिए मेरे को, तो शूटिंग हो रही है। तो उसने कहा भाई बेटा इसकी तो हम कास्टिंग महीनों पहले कर चुके हैं जी। तो मैंने बेसिकली ट्राईपॉड बाईपॉड पकड़ना उठाना, सेट पे सबको चाय पानी पिलाना, कॉस्ट्यूम्स तैयार करके देना, लोकेशन हंटिंग करना, रिफ्लेक्टर पकड़ना, वो सब काम कर रहा था मैं 3-4 दिन। सईद मिर्जा को ये बात, मेरी डेडिकेशन पसंद आई। तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ हो, तुम सबसे पहले आते हो सेट पे, सबसे आखिरी में जाते हो एंड में, और कोई ब्रेक भी लेते हो, तुम इतने पैशनेट हो, इतने जुनूनी आदमी हो, तो तुम्हें एक्टिंग करनी थी। अनफॉर्चुनेटली एक्टिंग तो पूरी कास्टिंग हो चुकी थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक रोल जरूर निकालूंगा जी। और उन्होंने मेरे को बताया कि भाई कि हीरो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, तुम्हें पीछे से गुजरना है उस फ्रेम के, जस्ट अ पासिंग शॉट, सजेशन शॉट था, और ये रोल है, तुम स्क्रीन पे आ जाओगे, मगर क्या ये चलेगा? मैं नहीं सर, चलेगा तो नहीं, दौड़ेगा जी। तो ये 3 सेकंड में ये सीन होना, इस फ्रेम से लेके उस फ्रेम तक। मगर मैं थोड़ा अनट्रेन था, रॉ था, तो मैंने थोड़ी फुटेज खाई। 3 सेकंड किया मैंने, 5 सेकंड में मैंने क्रॉस ओवर किया मैंने वो। हाँ। और मगर वो बड़ा नेचुरल लगा लोगों को, तो मैं तालियां बजाई, मैंने कहा वेरी गुड। उसके बाद से एक राब्ता बन गया मेरा उस पूरी टीम के साथ। उसके बाद फिर मैं अक्सर उनके एफटीआई के साथ उनकी वर्कशॉप अटेंड करना या फिल्म डिस्कशंस में भाग लेना। आई वाज कंसिडर्ड टू बी लाइक ऑलमोस्ट लाइक देयर बैच। कॉलेज के बाद मैं दिल्ली आ गया, कॉल सेंटर में काम करा, क्योंकि मेरे को बचपन से एक प्रॉब्लम थी हकलाने की। मैं बहुत हकलाया करता था, तुतलाया करता था, अटक अटक के बातें करता था, और बहुत पतली सी आवाज थी मेरी। तो मेरे को वो मेरी पहली प्रायोरिटी मैंने मान ली कि भाई अपनी स्पीच इम्पेडिमेंट जो है ना, वो मेरे को पहले तो दूर करनी है। जब वो दूर हो जाएगी उसके बाद बाकी चीजों पे मैं ध्यान दूंगा जी। और फिर अपने आप जब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता गया, मिस्टर पूना टैलेंट का खिताब मिला मेरे को 1999 में, तो एक अपने आप जो हकलाने की प्रॉब्लम थी या स्पीच की इम्पेडिमेंट था वो दूर होने लग गया। और मैं समझने लग गया कि भाई बच्चा हकलाता क्यों है। इसलिए नहीं कि भाई जुबान मोटी होती है या कुछ, इसलिए कि उसको आत्मविश्वास नहीं होता, उसको अपने आप पे यकीन नहीं होता जी। हम भी एज एडल्ट्स कई बार अगर अनश्योर होते हैं तो हम भी हकलाएंगे कुछ बोलने से पहले। तो वंस आई बिकेम श्योर ऑफ माई सेल्फ, जब मैं अपने आप को जानने लग गया, पहचानने लग गया कि मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, कमियां क्या हैं, कैसे अपनी कमियों को मैं और अच्छा बना सकता हूं, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को मैं और ज्यादा स्ट्रेंथन कैसे कर सकता हूं, तो अपने आप मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। और उसने फिर पर्सनालिटी को अलग से शेप किया जी। कब ये डिसाइड किया आपने कि अब मैं थिएटर जो है उसकी दुनिया का हिस्सा तो हूँ ही, साथ में फिल्म्स भी मैं कंटिन्यू करूंगा? ये तो बचपन से ही शौक था मेरे को। और ये सब साथ में चल रहा था आपका? हाँ जी। कॉलेज के बाद जब मैं दिल्ली आया,
मैंने 1 साल काम किया कॉल सेंटर में। उससे पहले मैं 2 मर्तबा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एग्जाम दे चुका था, सन 2001 में और 2002 में। मेरा दाखिला नहीं हुआ था। अच्छा, ये मैं जानना चाहूंगी कि जब अपने घर में हमें एक माहौल मिलता है बचपन से और उसी दिशा में हम जाना चाहते हैं, तो एक तो एडवांटेज हमारे साथ है, घर से जाने अनजाने बहुत सारी चीजें हम सीखते रहते हैं। ये भी होता है कि बाहरी दुनिया भी हमें स्वीकार कर लेती है, लेकिन उनकी कुछ उम्मीदें भी बंधने लगती हैं। फादर डिफेंस में थे, आपने वहां कोशिश की और शुरुआत में आप फेल रहे, तो वो असफलता आपने झेली। और अगर हम रंगमंच की दुनिया का नाम लेते हैं, जब बात करते हैं, तो नसीर साहब का जो नाम है वो अपने आप में एक संस्थान है। वो अभिनय जो है उनकी रग रग में है और उनको देखकर सुनकर उनके ऑरा में जाकर लोग सीखते हैं। ऐसे में वो नाम बचपन से आपके साथ जुड़ा रहा और उसके बाद जब आप यहाँ भी फेल हुए, तो किसी चीज के लिए प्रयास करना और विफल हो जाना अलग बात है, लेकिन उस फेलियर को झेलना, उसे ओवरकम करना, वो आपने कैसे किया? वो क्या प्रेशर फील करते थे? क्या लोग आपसे ये सवाल करते थे कि आप कैसे फेल हो सकते हैं? हाँ, कुछ लोगों ने पूछा भी, मगर मैंने कभी इसको पर्सनली नहीं लिया कि भाई क्योंकि मैं नसीर साहब का भतीजा हूं तो मैं फेल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? और क्योंकि मैं बचपन से एक चीज सीखी है कि इंसान किस खानदान में पैदा होता है ये जरूरी नहीं है जी। इंसान खुद क्या करता है ये बहुत जरूरी है। तो आप एक प्रिविलेज फैमिली में पैदा हो, आप एक अंडर प्रिविलेज फैमिली में पैदा हो, बिल्कुल मायने नहीं रखता जी। आप खुद अपने आप को क्या बनाते हो, वो बहुत जरूरी है। किसी ने को एडवाइस किया कि बेटा तुम फौज में चले जाओ शॉर्ट सर्विस कमीशन करने के लिए। तो आपने वहां ट्राई करने से पहले थिएटर में ट्राई किया था? जी। थिएटर तो तब भी करा था, किसी और को अब भी चल रहा है। रोक टोक थोड़ी, अभी भी चल रहा है। फौज में भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। और आर्मी में बड़ा अच्छा मेरा टेन्योर है। मैं बॉर्डर पे रहा, इंडो पाक बॉर्डर पे 2 साल, फिर 3 साल मैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर रहा और मेरा दाखिला हो गया IIM कलकत्ता में। और फिर मैं, क्योंकि मैं फौजी था, IIM से था, तो मैं एक कंपनी का CEO बन चुका था बाद में। और फिर जब मैं नौकरी छोड़ के बॉम्बे आया एक्टर बनने के लिए, तो मैं तब शहीद मिर्जा की वो फिल्म कर चुका था, एजेंट विनोद कर चुका था, विशाल भारद्वाज की हैदर मिली मेरे को बम्बई आते ही। और फिर तिग्मांशु धुलिया ने मेरा काम देखा हैदर में। तिग्मांशु धुलिया ने मेरे को साइन किया एक राग देश के लिए, जिसका प्रीमियर हुआ था राष्ट्रपति भवन में जी। और यारा के लिए उसमें सरदार की भूमिका निभाई मैंने। ठेठ पंजाबी, नॉर्मल पंजाबी नहीं, ठेठ पंजाबी, जैसे कि ओए पोला भी अकल नहीं रे और किताबा नहीं लेना कुछ, ओए वाड्या नाल गल करन दी अकल होंदी चाहिए है, और गुरुवां ने मुड़ के नहीं व्यक्त कर दे रहे। तो उस टाइप से ना जी ठेठ पंजाबी, हम यूपी के वही हैं जी जी। तो वो सीखी मैंने। और जब मैं डबिंग करने गया तो जो डबिंग डायरेक्टर थे उनको लगा कि भाई जगजीत सिंह की डबिंग करने के लिए मोहम्मद अली शाह आए हुए हैं। तो मैंने नहीं सर, वो रोल मैंने ही किया है। उसमें बॉडी लैंग्वेज, डिमीनर, लुक, अपीयरेंस, आवाज अलग थी मेरी पूरी। तो उनको यकीन दिलाना पड़ा कि नहीं सर वो मैं ही हूँ। जब मैं फौज में गया तो वो भी मैं एक फौजी की भूमिका निभा रहा था मैं। तो मैं सोचता हूँ जिंदगी एक तजुर्बा है। तो आपके साथ कुछ ऐसा रहा सिनेरियो कि रियल लाइफ के अनुभव जो है वो रियल लाइफ में काम आए और रियल लाइफ आपको रियल लाइफ में इंस्पायर करती रही? तो ये एक साइकिल आपका चलता रहा। जब विशाल भारद्वाज ने मेरे को रोल दिया हैदर के अंदर, तो उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि मैं हकीकत में फौज में रह चुका था और जम्मू कश्मीर में सर्विस कर चुका था मैं। अवरोध एक वेब सीरीज है, इसमें पैरा कमांडो बना हूं। तो रियल लाइफ टू रियल लाइफ, रियल लाइफ जी, उस टाइप से बना ये आपका चलता रहा जी। बातचीत में अली जी ये बार बार महसूस हो रहा है मुझे, हमारे श्रोताओं को भी हो रहा होगा कि अलग अलग तरह के जो चैलेंजेस है बहुत ही सहज तौर पर आप उनको लेते हैं और यही वजह है शायद कि आज आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बहुत सारे मंचों पर आप दूसरों को प्रेरित करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक मोटिवेशनल स्पीकर जो होता है, जब वो ऑडियंस को एड्रेस करने जाता है, तब बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा होता है? आप कैसे खुद को प्रिपेयर करते हैं? जी, हर एक मोटिवेशनल स्पीकर का अपना एक जर्नी होती है, अपना एक टेक्निक होती है, अपना एक लहजा होता है। मेरा मोटिवेशनल स्पीकर बनने का मकसद ये था क्योंकि मैं जिंदगी में बहुत बार गिर चुका था। बहुत फेलियर्स, रिजेक्शंस, ह्यूमिलिएशंस, जिल्लत देखी थी मैंने जिंदगी में। जो दर्द और जो जख्म मेरे दिल पे थे, मैं जो झेल चुका था, उसकी हीलिंग मैंने अपने आप खुद करी। तो मैं कहा जो दर्द मैंने झेले हैं वो दर्द और कोई झेल ना सके। तो बस मेरा मेन मकसद ये होता है कि कनेक्ट करना ऑडियंस से जी। बस वो तैयारी ये है कि भाई बस मैं कनेक्ट कर जाऊं, चाहे कोई भी किसी भी एज ग्रुप से, किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, और लोगों को बस ये सिखाऊं कि भाई यार हिम्मत मत हारो जिंदगी में। जैसे कि सोहनलाल द्विवेदी की वो कविता है ना, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जिंदगी में हार मत मानो, बस चलते रहो, बस चलते रहो जी। घर का माहौल कैसा है? उन्होंने आपको अलग अलग किरदारों में देखा है और जीवन में भी अलग अलग पड़ावों पर आपको देखा है, तो अक्सर घर से किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिलती है?
घर में तो बहुत क्रिटिकल है मेरे को लेके। कभी ऐसी कोई चाहिए भाई, कुछ कर दिया, कुछ बड़ा अवार्ड अभी मेरे को मिला है, अभी 4 महीने पहले डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स का कॉम्पिटिशन कार्ड मिला है मेरे को जी। फौज से सेवानियुक्त होने के 16-17 साल के बाद जी। वो मेरे लिए निजी तौर पे एक पद्म अवार्ड से कम नहीं मानता हूँ उसको मैं जी। क्यों? क्योंकि फौज से सेवानियुक्त होने के बाद मिला जी। उसके बारे में हमने जरूर पीठ थपथपाई मेरी। बाकी कुछ ऐसा वो मेरे को मानते नहीं, कुछ है कुछ ठीक है, ओके फाइन। मगर इसमें अच्छा भी है मतलब क्योंकि उससे मेरे को क्रिटिकल एप्रिसिएशन रियली मिलता रहता है। उससे मेरे को अपने आप पे और ज्यादा मेहनत करने की वो आग पैदा होती है जी। क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि जब घर में नसीर जी हो तो आपकी कौन सी चीज को सराहा जाएगा, और क्या, क्योंकि वो बेंचमार्क जो है वो इतना हाई है कि कहाँ पहुंचेंगे फिर। लेकिन ये भी है कि वो नाम अपने आप में बहुत प्रेरणा देता है। तो अली शाह जी, आप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से जुड़े रहे हैं जूरी मेंबर के तौर पर, और हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं जिनमें कि हम इफ़ी गोवा का नाम भी लेते हैं, तो आप उनको किस तरह से तुलना करते हैं और आपको क्या लगता है कि हम क्या चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं, हमारी फिल्म्स जो हैं वो कैसे समाज को प्रभावित कर सकती हैं? देखिए, फिल्म दरअसल एक बहुत बड़ा मीडियम है, बहुत बड़ा मीडियम है इंटरनेशनल स्तर पे। जी। कई लोग कहते हैं कि मैसेज मत दो। क्यों मत दो? आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आपको एक आवाज मिल रखी है, आपको एक एक्सप्रेशन मिल रखा है, आपको एक मीडियम मिला हुआ है जी, बिल्कुल दो एक मैसेज। तो इसमें मैं देखता हूँ एक बहुत अच्छा मीडियम, इसको एक मैसेज कन्वे करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सोशल कॉज के लिए जो इंगेजिंग भी हो जी, केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि इंगेजिंग, जो कि इंसान का ध्यान रख सके। बहुत सी फिल्में मैं देखी हैं, खासतौर से वेस्ट में मैं देखी हैं। माजिद मजीदी, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं। हाँ, उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है तो उनसे मुलाकात जब मेरी हुई थी और 2015 में उन्होंने अंग्रेजी हिंदी वो बोल नहीं पा रहे थे उस टाइम पे जी, मगर उन्होंने जो कन्वे किया था कि उनको बहुत अच्छा लगा। एक फिल्म थी मेरी, अंग्रेजी फिल्म थी द रफियन, तो उन्होंने वो देखी थी, उन्होंने बताया। तो विदेशी फिल्म में जैसे चाहे स्पीलबर्ग हो गए या माजिद मजीदी हो गए, तो उनके साथ हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, हमें पहली बात तो वेस्ट को कॉपी नहीं करना चाहिए जी, एपिंग द वेस्ट, कि भाई वेस्ट ने ये बनाया तो हम भी ये करेंगे, वेस्ट ने ये किया हम भी। ओरिजिनल आइडियाज लाओ, ओरिजिनल आइडिया ज्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं लोगों से, बजाय कि कॉपी कभी कामयाब नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है जी। रीमेक ठीक है, अच्छी बात है, आप बनाओ रीमेक कॉपी राइट्स लेके, मगर एक ओरिजिनलिटी, हर एक का एक इमेजिनेशन। इतनी बड़ी आबादी है हमारे हिंदुस्तान में जी, बहुत लोगों की अच्छी इमेजिनेशन है, उसको यूज करो। मगर जो फिल्म मेकर है मौका दो यंगस्टर्स को। इतने अच्छे लेखक हैं, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लेके घूमते हैं, वो नहीं पढ़ेंगे जी, बाहर कॉपीराइट्स लेंगे और पता नहीं कितनों की वो कॉपीराइट्स खरीद के वो उसका रीमेक। अरे यंगस्टर्स को मौका दो कि हमारे में बड़ा टैलेंट है, टैलेंट की कोई कमी है ही नहीं हमारे देश में, मगर वो टैलेंट को आप मौका दीजिए आप जी, ताकि उनका काम सामने आ पाए। यानी अपने सब्जेक्ट्स चुने जो हमारे समाज से जुड़े हों और अपने लोगों को मौका भी दे साथ में, ये आप चाहते हैं? जी बिल्कुल जी। आगे के लिए क्या प्लानिंग्स है आपकी? आगे के लिए मैं ज्यादा प्लान करता नहीं हूँ, क्योंकि इफ यू प्लान एंड थिंग्स डोंट गो एज पर दैट तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं और फिर निराशा होती है। मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ हमेशा, मेरा ऑरा मैं जानता हूँ, मेरी वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है। इसीलिए है क्योंकि मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ आगे तक का प्लानिंग करके ये और उम्मीद के हिसाब से। मैं बहुत हैप्पी गो लकी हूँ, और मैं जो मुश्किल वक्त आता है हर एक किसी की गाड़ी में आता है, हर किसी के, मगर वो बुरा वक्त टल जाता है। मैं ऐसा मानता हूँ हमेशा। सेहत अच्छी रहे बस जी, अगर सेहत अच्छी रहेगी, सबको हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं जी। तो ये बहुत अच्छा संदेश भी हो गया हमारे सभी श्रोताओं के लिए कि आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, सबसे पहले सेहत पर ध्यान दें और फिर अपने फेलियर्स से ना घबराएं। तो मेजर मोहम्मद अली शाह, आप आज हमारे स्टूडियो में आए, बहुत ही रोचक से किस्से आपने हमारे साथ साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया आपका भी। मैं नीलम मलकानिया हमारे अतिथि कार्यक्रम से प्रोड्यूसर प्रभा कुमार के साथ अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।